मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तुम सबकी खुशी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड है? बॉडी के किस रीजन में? पेल्विस रीजन में। ठीक, पेल्विस रीजन में लोकेटेड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वी हैव वन पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक, अब अपने पास कुछ एसेसरी डक्ट है, एसेसरी ग्लैंड है और एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। ठीक है, टेस्टिस के साथ क्या मिलता है हमको? चलो छोटा कर देते हैं यार इसको। एक्सटर्नल जेनाइटल्स। एक्सटर्नल जेनाइटल्स क्या है मेरे पास? पेनिस एंड स्कॉर्टम। पेनिस एंड स्कॉर्टम जो इनक्लोज किया हुआ है किसको? टेस्टिस को। ठीक है, अब मेरे पास है एसेसरी डक्ट। डक्ट वर्ड का मतलब ऐसा जो सिस्टम जो डक्ट सिस्टम में है, ऐसा। ठीक है, मेरे पास क्या है? वास डिफरेंस, वासा रेक्टा, रेटे टेस्टिस, कुछ भी, रेटे टेस्टिस, एपिडाइडेमिस एंड वासा एफ्रेंसिया। ठीक, अब मेरे पास लास्ट क्या है? ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड जिसको कहते हैं। एसेसरी ग्लैंड तीन है मेरे पास। एक है प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल और काउबेस इज ओनली बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल्स। प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल्स, seminal vesicle and bulbourethral gland। bulbourethral gland। ठीक, लिखो इसको, फिर करते हैं आगे की। या दिस इज स्पर्म। प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है इनका? चलो टेस्टिस में, ब्रॉड टर्म में। अब टेस्टिस क्या है? कौन सा? टेस्टिस का जो ओरिजिन होता है मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। मीजोडर्मल इन ओरिजिन, एक पॉइंट। ठीक है, टेस्टिस का लोकेशन कहाँ पे है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कुछ ज्यादा आंसर नहीं कर रहा है तुम लोग हैं? ज्यादा आज पढ़ के आया है क्या इसके बारे में? डीप नॉलेज। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी किसके अंदर रहता है वो? स्कॉर्टम के, स्क्रॉटम। और इनका टेम्परेचर क्या रहता है? 2 से 2.5 क्या 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस? क्या हाँ, जो बॉडी का टेम्परेचर रहेगा उससे 2 से 2.5 नीचे रहेगा डिग्री सेल्सियस। क्यों? हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2.25 डिग्री सेल्सियस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए चाहिए। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर से इसका लोअर होना चाहिए।
BT बॉडी टेम्परेचर, ठीक। लेकिन कुछ, हाँ, जितना बॉडी टेम्परेचर रहेगा उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर वो कम रहेगा, ठीक है। इसीलिए समर्स में डिसेंड डाउन एंड विंटर में इज एसेंड अप, समझे। लेकिन कुछ एग्जांपल्स है जो NCERT में आया है, दूसरे एग्ज़ाम्स में NTA बोर्ड के हिसाब से कुछ ऐसे मैमल्स है जिनमें जो स्कॉटम है, टेस्टिस है, वो डिसेंड डाउन नहीं होता है, बॉडी से बाहर नहीं रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है, पेल्विस रीजन में रहता है। एग्जाम्पल व्हेल एंड एलिफेंट, ये दोनों एग्जाम में आया हुआ है। व्हेल एंड एलिफेंट्स, स्टार मार्क, ठीक, समझे यहाँ तक। अब है मेरे पास साइज, वेट, साइज एंड वेट। जो वेट रहता है टेस्टिस का 14 ग्राम का होता है ये वेट। जो साइज है और लेंथ है उसका 4 से 5, और जो वेट है उसका 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक। भर दिया मैं बोर्ड को पूरा, लिख लो इसको। ये पूरा टेस्टिस के बारे में ही है, टेस्टिस का लोकेशन, टेस्टिस का साइज, वेट, टेस्टिस के बारे में ये। नॉर्मली मैमल्स के अंदर जो टेस्टिस रहता है, स्कॉर्टम रहता है, वो क्या बताएं, स्कॉर्टम में रहता है और स्कॉर्टम डिसेंड डाउन हुआ रहता है, बॉडी से बाहर रहता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं मैमल्स में जिसमें स्कॉर्टम डिसेंड डाउन नहीं होता, बॉडी के साथ ही अटैच्ड रहता है। मतलब अटैच तो अब भी है, मतलब अपर है, अलग से नहीं है। तो वो जो सिस्टम है वो वेल्स और एलिफेंट्स में है। देख लिए। चलो भाई, नाउ आई हैव, दिस इज द डायग्राम, ठीक है। अब मेरे पास ये डायग्राम है, ये दोनों क्या है, टेस्टिस है भाई। लेकिन इसमें अलग अलग क्यों दिया हुआ है, बहुत NCERT का डायग्राम एक ही है ना, स्कॉर्टम तो एक ही है मेरे पास। अब पेयर ऑफ टेस्टिस है तो एक साथ है, इसलिए दोनों बाहर से ऐसे ले जाया गया है, ठीक है। तो एक पूरा बनाते हैं यहाँ पे, ये स्क्रॉटम है, ठीक। एक ही टेस्टिस बना रहा है मैं इसमें, ठीक। अब ये देखो, ये बाहर का जो पोर्शन है सबसे आवर किसके ऊपर कवर है, स्क्रॉटम, ठीक। अब ये टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग रहता है जिसको कहते हैं स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक। अब तुम टेस्टिस जो रहता है स्क्रोटम से अटैच्ड रहता है, एक फाइब्रस लिगामेंट ऐसा, तो उसको कहते हैं गुबर्नाकुलम। यू कैन फील इट। यहाँ नहीं रे भाई, रूम में जाके चेक करना। गुबर्नाकुलम, ठीक है। ये मेरा जो टेस्टिस के ऊपर का जो कवरिंग है इसको कहते हैं, ये जो बाहर ऊपर की ओर बना रहा है इसको कहते हैं एपिडाइडेमिस, ठीक। अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। अब इधर से निकलता है एक सिस्टम,
टेस्टिस स्पर्म बन गया, कहानी बन गया। अब आगे चल रहे हैं ऊपर, ठीक। ये जो एरिया है इसको कहते हैं वास डिफरेंशिया। ये जो कॉर्ड दिख रहा है पूरा, जिसके ऊपर से सब कुछ जाएगा ना, उस कॉर्ड से नर्व, आर्टरी, वेसल्स सब, इसको कहते हैं स्पर्मासाइटल कॉर्ड। स्पर्मिसाइडल कॉर्ड ऐसा एक वायर का पूरा एक सिस्टम, ठीक, जिसमें क्या रहेगा, नर्व प्लस वेसल्स प्लस ये डक्ट, ये सब ऊपर जाएंगे। और ये जिसके ऊपर जो अटैचमेंट बन रहा है, ये जिससे अटैच्ड रहता है, उसको इंग्वाइनल कॉर्ड कहते हैं। एब्डोमिनल रीजन में होता है इंग्वाइनल कॉर्ड। ठीक, ये जो मोटा सा है येलोइश, उसको इंग्वाइनल कॉर्ड कहेंगे, समझे। अब इधर से ये वायर निकला और इधर से यहाँ ऐसे, ठीक, ऐसा अटैचमेंट है। मेरा थोड़ा डायग्राम वीक है। ये जो ऐसा ऊपर की ओर दिख रहा है थोड़ा सा बलूनिंग पार्ट, और जहाँ पे स्पेसियस बलूनिंग पार्ट होता है उसको हमेशा अपन क्या कहते हैं, एम्फुला कहते हैं। ये एम्फुला है मेरा, और ये है मेरा सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल, ठीक। ये कॉर्ड ऐसा आया और ऐसा घूमते हुए अब यहाँ पे है मेरा, ये मेरा यूरिनरी ब्लैडर है ना, यूरिन का होल्ड करने का जगह ये यूरिनरी ब्लैडर है। अब मेरे पास है यहाँ पे कौन से दो ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये मेरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर छोटे से पीछे पीछे और है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये वाला ये जो सिस्टम है ये डक्ट है, यूरोमिएटल डक्ट, जिसको यूरेथर भी कहते हैं। यूरोमिएटल, मेटल लिख दिया यार, यूरोमिएटल डक्ट, दैट इज यूरेथ्रा। नहीं लिखते हैं यार, जगह कम हो जाएगा, ठीक। अब लास्ट में मेरे ऊपर जो सबसे ओपनिंग है, जो फूला वाला स्पेस है जहाँ पे स्पॉन्जी है, इसको कहते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक। इसके ऊपर एक कवर रहता है, फोर स्किन का कवर, जिसको परप्यूरा कहते हैं। और यहाँ ये जो ओपनिंग है उसको यूरेट्रल मिएटस कहते हैं, यूरेट्रल मिएटस कहेंगे, ठीक। बता दिया मैं, सारा कुछ कवर हो गया है, कुछ बचा नहीं बचा, हाँ। फंक्शंस बताएंगे, नहीं तो डायग्राम। Cowpeas is bulbourethral gland. देखो, तीन एसेसरी डक्ट है यहाँ पे। एक है मेरा सेमाइनल वेसिकल, दूसरा है मेरे पास प्रोस्टेट, और तीसरा है बल्बोयूरेथ्रल, ठीक। जो अगर बाहर का बात करूं, जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में मेरे पास स्क्रोटम है, स्क्रोटम के ऊपर ये टेस्टिस है, ठीक है। इस टेस्टिस का जो अटैचमेंट है, दोनों टेस्टिस जिससे अटैच हो रहा है स्क्रोटम के वॉल से, उसको गुबर्नाकुलम कहेंगे, ठीक है। अब टेस्टिस के ऊपर एपिडाइडमिस है, वो ऊपर आता है, वासा डिफरेंशिया।
फिर वो स्पर्माकोटिकल कॉर्ड से ऊपर जाता है जो इंग्वाइनल कॉर्ड से अटैच्ड है एब्डोमिनल में, उसके ऊपर से आएगा और यहाँ पे लूप होता है इस, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे लूप होता है, इसके पीछे से लूप होता है, ठीक है, ऐसे लूप हो रहा है और वो नीचे आ रहा है यूरोमिएटल डक्ट में, ठीक है, दैट इज यूरिथ्रा जिसको कहते हैं, जिससे जो कॉमन पाथवे है। यहाँ पे ये इजैकुलेटरी डक्ट है, ये जो डक्ट है यहाँ पे जो कॉमन पाथवे बन रहा है दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट, EJ। इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इसके ऊपर अब पूरा सिस्टम बाहर। अब मैं बाहर का बात करूं तो जो सबसे मोटा वाला एरिया है जहाँ पे कॉर्पस रहता है उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो उसके ऊपर 4 स्किन है उसको परप्यूरा कहते हैं, और जो होता है होल ऐसा है जो एक सिस्टम है जिससे सारे कुछ बाहर आने का सिस्टम बना हुआ, दैट इज यूरेट्रल मियाटस। सॉरी बडी, दिस इज यूरोमिएटल नहीं यूरोजेनाइटल है। यूरोजेनाइटल डक्ट, देखो इस वर्ड में 2 आंसर है, यूरो एंड जेनाइटल, है ना, कॉमन पाथवे है दोनों का, स्पर्म और यूरिन का। फोटो खींचो, बनाओ जो चले buddies, and this is what, this is testis, ठीक है। टेस्टिस में 3 लेयर रहता है, इस टेस्टिस में 3 लेयर है। कैसे बनना है, कैसे बनना है, पहले ब्लैक से कर देते हैं। इन सब तीनों लेयर है, 3 लेयर में डिवाइडेड है, और तीनों लेयर में का आगे का नाम टूनिका, टूनिका का मतलब होता है सरफेस, ठीक है। जो हाईली कॉइल्ड है अंदर का एरिया उसको टूनिका वैस्कुलरिस कहेंगे, ठीक। फिर जो एरिया है उसको टूनिका एल्बिजेंस कहते हैं, एल्बिकेंस, टूनिका एल्बिकेंस, ठीक है। और जो सबसे बाहर का एरिया है उसको टूनिका वेजालिस कहेंगे। ये तो आउटर कवर है, अब पेन चेंज कर लेता। ठीक है, दिस इज आउटर कवर, आउटर कवरिंग बना रहा है। और जो टूनिका वैस्कुलरिस्ड है मतलब उस पर समझ में आ रहा होगा वो क्या है, हाँ, वैस्कुलरिस, वैस्कुलरिस, हाईली वैस्कुलर। और जो टूनिका एल्बिकेंस है उसमें होता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल। कितने होते हैं, 250 कंपार्टमेंट। कल जब मैं बताया था तो क्या बताया था, 2 लेयर में एनाटॉमिकली 2 कंपार्टमेंट में टेस्टिस का डिवीजन है, एक इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट, दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के रूप में, ठीक है। कहाँ गया रे डायग्राम, 1 मिनट। ठीक, तो घुमा दिया डायग्राम को, इसलिए उल्टा हो गया डायग्राम। ठीक, जो ये तीनों लेयर समझ गए। अब इस टूनिका एल्बिकेंस के अंदर का बात कर रहे हैं।
टुनिका एल्बिकेंस के अंदर ये जो रीजन है इसको कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 होते हैं, 1 से 3। तो टोटल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कितने हो गए? 250 से 750। ठीक है। अब इधर से ये जो सिस्टम निकलता है, इकट्ठे बनाए भाई, ठीक है। सामान्य उसको कहते हैं, इस एरिया को मान लो, यहाँ वाला जो एरिया है उसको कहते हैं रेक्टाई ट्यूब्यूल। ठीक है। उसके ऊपर जो ये सिस्टम जाएगा, जो होल दिख रहा है, इसको कहते हैं वासा रेक्टा। ठीक। फिर ये जो डक्ट ऐसा सिस्टम ऊपर लेके जा रहा है ना, दैट इज वासा इफ्रेंसिया। अब ये अल्टीमेटली किस में पहुंचा दे रहा है? इस पूरे एरिया में। दिस इज व्हाट? एपिडाइडेमिस। एपिडाइमिस। ठीक है। अब इसका 3 लेयर होता है, ऊपर, नीचे और मिडिल में। ऊपर वाला जो लेयर है उसको कैप्यूट कहते हैं। ठीक है। नीचे वाला लेयर को हमेशा कॉर्डल कहते हैं, पीछे वाला। और जो मिडिल वाला लेयर है उसको कॉर्पस कहते हैं। ठीक। इन 3 लेयर्स में डिवीजन है, कैप्यूट, कॉर्पस, कॉर्डल। ठीक है। तो जो अब एपिडाइडेमिस पहुंच गए, ये जो कॉर्डल है ये कनेक्ट होता है वासा डिफरेंसिया से। जगह है ठीक है। और लास्ट में वो कनेक्ट हो जाता है किससे? यूरेथ्रा से। चलो ऐसे। सबसे पहले सेमेनीफेरस ट्यूब्यूल्स में तुमको पता है क्या बनता है? स्पर्म बना है ना, उसके ल्यूमन के थ्रू। उसके बाद वो किस में आएगा? रेक्टी ट्यूब्यूल्स में। रेक्टी ट्यूब्यूल से वासा रेक्टा में मैं बताया था आता है। वासा रेक्टा से वो वासेफ्रेंसिया से एपिडाइडेमिस जाता है। यहाँ पे क्या होता है? मैचुरेशन और मोटिलिटी वो गेन करता है। उसके बाद जब उसको सिग्नल आएगा तो कहाँ जाएगा? वासा डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया से लास्ट यूरोजेनाइटल डक्ट में, दैट इज यूरेथ्रा। हो गया। रेटे टेस्टिस। वासा रेक्टा को क्यों बोलेंगे? दिस इज वासा रेक्टा। लिखो इसको। सर्कल तो किया, वासा रेक्टा वही है। वही दोनों सेम। रेटे टेस्टिस एक पूरा सिस्टम है, उसको मैं एकदम अलग अलग करके बताया। एंड स्पर्मेटिड से लास्ट में क्या बनेगा? स्पर्म। ठीक। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म। ठीक। ये सांस, ये हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा GnRH, दैट कम्स टू एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा FSH एंड LH। LH अल्टीमेटली किसके पास जाएगा? कौन से सेल के पास? लेडिक सेल्स के पास। लेडिक सेल से वो क्या रिलीज करेगा? टेस्टोस्टेरोन। इधर लिख दिए ना, उल्टा कर दिए, उल्टा साइड बना देते हैं। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन बनाएगा FSH इनहिबिन। ठीक है। FSH गो टू सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स रिलीज इनहिबिन। ठीक है। अब मेरा टेस्टोस्टेरोन का ज़रूरत मुझे क्यों है? क्योंकि मुझे इस प्रोसेस को एक्टिवेट करना है, स्पर्मेटोगोनिया ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्मेटिड बनाए। ठीक है। और इनहिबिन या सर्टोली सेल्स क्या काम करता है? मैचुरेशन में या उसके प्रोसेस को एक्सेल करने में
मतलब कि न्यूट्रिशन देने में। इस प्रोसेस में मुझे स्पर्म का ज़रूरत है यहाँ पे। लेकिन ऐसा है क्या टेस्टोस्टेरोन ज़िंदगी भर बनाते रहेगा? तो कुछ ऐसे लोग, इस प्रोसेस को बनने में बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत है, सिट्रिक एसिड, फ्रुक्टोज एंड बहुत सारा फिब्रिनोलाइसिन, फिब्रिनोजेन, बहुत सारा सिस्टम का ज़रूरत है। तो बॉडी हमेशा क्या करता है? एनर्जी कंजर्वेशन मोड पे रहता है। जब भी बॉडी में इनफ अमाउंट पर स्पर्म हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन वापस जाएगा दो के पास, एक एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और एक हाइपोथैलेमस के पास, और ब्लॉक कर देगा। दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हाँ, समझे? हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा, वो कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स के पास आएगा, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें जो एंड्रोजन है मेरा टेस्टोस्टेरोन, वो स्पर्मेटोगोनिया वाला प्रोसेस को एक्सेल करेगा, और दूसरा जो इनिबिन है, जो सर्टोली सेल्स, वो अल्टीमेटली लास्ट प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस को हेल्प करेगा, है ना? नहीं ठीक। तो चलो, मैं एक और स्लाइड का ज़रूरत है। इधर ले लेते हैं, ठीक। टेस्टिस का अपन ये देख लेते हैं क्रॉस सेक्शन, तब शायद इजी हो जाए समझना तुमको। अगर हिस्टोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन देखो टेस्टिस का, ठीक है। ये क्या है मेरा? ये पूरा टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन। तो दो कंपार्टमेंट है, एक है मेरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और दूसरा ये जो स्पेस है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक, कुछ डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या अवेलेबल है? मेरा ब्लड वेसल्स, है ना? ब्लड का क्या, और दूसरा क्या रहता है? अगर मैं ब्लड में स्पेसिफिकली बात करूं तो WBC रहता है, इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स रहते हैं जो हेल्प करते हैं। और वहाँ पे कौन से सेल है? लेडिक सेल्स। ये क्या है? लेडिक सेल्स। रेडिक सेल्स क्या है? सीक्रेट करेंगे एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है? कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। अब इधर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये पूरा ल्यूमेन है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का, और हेड अंदर की ओर और टेल ल्यूमेन की ओर है। ये ल्यूमेन है अंदर का, हाँ, ठीक है। ये क्या है? सर टोली सेल्स। सर टोली सेल्स, सर टोली सेल्स सीक्रेट करेंगे इनिबिन। उसके अलावा बहुत सारा है, एक को कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और क्या देंगे? न्यूट्रिशन देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता मैं स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया का सेल्स कहाँ पे है? ये यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ये सब स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा? स्पर्मेटिड, और लास्ट प्रोसेस में क्या बनेगा? स्पर्म। ठीक, अब यहाँ फिर से वही बात, ये एंड्रोजन किसके ऊपर काम करेगा? यहाँ पे
ठीक है। और ये सर्टोली सेल्स अल्टीमेटली ये न्यूट्रिशन का काम कहाँ करेगा, यहाँ पे टेस्टिस के अंदर ये फंक्शन चलता रहेगा। नहीं, ये पूरा एक टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन है, टेस्टिस के अंदर ऐसा ऐसा काम चल रहा है, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। इस स्पेस में WBC मतलब क्यों, देखो स्पर्म बन रहा है, मैं क्या बताया था, स्पर्म और ब्लड के बीच में एक बैरियर रहता है। ये सर्टोली सेल्स अल्टीमेटली क्या बना दे रहा है, अपने अंदर बंद करके रखा है स्पर्म को, क्योंकि स्पर्म क्या है, हैप्लॉइड सेल है, और ब्लड क्या है, डिप्लॉइड सेल है, नहीं तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। एक पहला सिस्टम। इंटरस्टिशियल सेल में उसके अलावा लेडिक सेल्स है, लेडिक सेल्स को LH मिलता है और वो सिक्रीट करता है एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा। दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए सबसे पहले कौन सा सेल का जरूरत है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया को जरूरत है। स्पर्मेटोगोनिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर वो बनाएगा स्पर्मेटिड और लास्ट में स्पर्म। ठीक है, लेकिन स्पर्म बनाएगा उसके लिए मुझे सर्टोली सेल्स का जरूरत है, जो उसको लास्ट में कन्फर्मेशनल चेंज कराए और उसके अंदर न्यूट्रिशन दे, मतलब मोटिलिटी का उसको एबिलिटी दे और मैच्योरिटी फेज में लेके आए, है ना। इसीलिए ये यहाँ से ज़रूरत है। ये ABC एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन यहाँ से रिलीज तो हो गया, लेकिन इसके पास है वो बाइंडिंग कैपेसिटी, वो यहाँ पे बाइंड कराएगा और अपना काम करेगा। सर्टोली से भी अपने पास ट्यूबवेल में रहता है। एक मिनट ना, लिखने से पहले मैं देख लूँ क्या है। ओके, लिखो।
ये देखो भाई, अगर इसका क्रॉस सेक्शन काटे अपन, इसका क्रॉस सेक्शन काटे तो अल्टीमेटली ये मिलेगा मुझे। ठीक, ये जो दो साइड है, अब देखो ये बता देते हैं, कोई मेल है, ठीक है, तो ये पोजीशन है क्या है, पेनिस का, तो ये क्या है उसका डॉर्सल साइड हो गया ऊपर वाला, ये उसका वेंट्रल साइड हो गया, तो इसका पेनिस है। ठीक है, तो ये जो दो है, जो पेयर्ड में है, ये जो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। ठीक है, ये जो कॉर्पस कैवर्नोसम वो क्या है, पेयर्ड है। अब इस कॉर्पस कैवर्नोसम का ये क्या है, ये किसको अपने अंदर है, सराउंडेड अराउंड द ब्लड वेसल्स। सराउंडेड अराउंड ब्लड वेसल्स। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा जो मेरे पास पॉइंट है, ये क्या है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो डक्ट दिख रहा है ये यूरेथ्रा है, जो छोटा सा डक्ट दिख रहा है ना, ये यूरेथ्रा है। तो ये सराउंडेड अराउंड द यूरेथ्रा, और सिंगल है मेरे पास, सिंगल है, ये मस्ट सराउंडेड अराउंड यूरेथ्रा। ठीक, समझो इसको, नहीं तो फिर मेल सेक्सुअल एक्ट समझ में नहीं आएगा कैसे हुआ। लिखो इसको, तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कौन से पार्ट में प्रेजेंट होगा, ग्लांस पेनिस में है ना, एकदम आगे की यूरेथ्रा लाइनिंग। वही पोर्शन आगे जा रहा है। हाँ तो है ना, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट वो बन रहा है ग्लांस पेनिस में। देखो ना, इमेज में कलर वाइज बनाया हुआ है। दिस इज ग्लांस पेनिस। हाँ, अपना ही चीज समझने में नया लगेगा, बचपन में कुछ और। चलो चलो यहाँ देखते हैं। अब है मेरे पास मेल सेक्सुअल एक्ट, स्ट्रक्चर समझ गए। अब जिस चीज के लिए हो रहा है कहानी उसे, हाँ ठीक है। अब मेल सेक्सुअल एक्ट, सबसे पहले मेल सेक्सुअल एक्ट में क्या होगा, एरिक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है, दूसरा स्पेस क्या होगा, जब इरेक्शन ऑफ पेनिस होगा उसके बाद इजैकुलेशन ऑफ सीमेन, इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, एंड लास्ट स्टेप क्या होगा, रिलैक्सेशन नहीं कहते हैं उसको, डिट्यूमिसेंस कहते हैं उसको। डिट्यूमिसेंस मतलब आराम, हो गया। सीमेन, सीमेन आएगा तो वो इनफर्टाइल हो जाएगा मेल। तो सिर्फ साथ ही है ना सर, स्विम कराना हैं? सीमन तो सिर्फ हाँ ठीक है। तो चलो सबसे पहला स्टेप
जो सबसे पहला स्टेप होगा दैट इज इरेक्शन ऑफ पेनिस। समझते हैं भाई? इरेक्शन ऑफ पेनिस या सब किसके ऊपर काम कर रहा है? न्यूरोवैस्कुलर सिस्टम, अरे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्व के ऊपर। कहाँ से कंट्रोल होगा? स्पाइनल कॉर्ड के S2 S3 से, ठीक, S4 से। S2 S3 S4 ये कहानी समझे। उसके बाद वो जाएगा, वो रिलीज करेगा सबसे पहले ACH दैट इज एसिटाइल कोलिन, एंड दूसरा वो रिलीज करेगा NaNC, नैन्सी नहीं NaNC, नॉन एंड्रोजेनिक नॉन कोलर्जेनिक। और अल्टीमेटली ये क्या रिलीज करेगा? जिसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और दूसरा वो यहाँ इस प्रोसेस में भी हेल्प करेगा, बताते हैं इधर। इरेक्शन ऑफ पेनिस के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? डायलेशन ऑफ पेनिस। डायलेशन ऑफ पेनिस कैसे होगा? डायलेशन ऑफ आर्ट्रियोल एंड वेंट्रिक वेन्स। वो अपना साइज कैसे गेन करेगा? डायलेशन ऑफ आर्ट्रियोल्स एंड वेन्स। ये एक प्रॉपर फंक्शनिंग है, सबसे पहला स्टेप, ठीक है, डायलेशन ऑफ आर्ट्रियोल एंड वेन्स। ये हो गया। लेकिन पेनिस लॉन्ग लास्टिंग बहुत देर तक इरेक्ट रहे उसके लिए दूसरा मैकेनिज्म, एक तो ये हेल्प कर रहा है इसके लिए, इसलिए सबसे पहले ये हो गया। दूसरा मैकेनिज्म है नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा? साइक्लिक GMP को रिलीज करेगा और वो डिग्रेड कर देगा। डिग्रेड कर देगा किसको? चलो यहाँ लिख देते हैं PD, क्या है भाई, मैं कंफ्यूज हो गया खुद ही। PDE, हाँ सही लिख रहा मैं, PDE5 को क्या डिग्रेड कर देगा ताकि जो ब्लड है वो वापस सिस्टम में न चले जाए। साइक्लिक GMP, साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक गोनासाइन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक गोनासाइन मोनोफॉस्फेट डिग्रेड कर देगा PGE को, PDE5 को, ठीक है। अगर PDE5 डिग्रेड रहा तो ब्लड क्या होगा? वापस अपने सिस्टम में नहीं जाएंगे, वापस अपने सिस्टम में चले जाएंगे तो इरेक्शन ऑफ पेनिस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर हम दवा के रूप में यूज़ करते हैं इस इनहिबिटर्स को, दैट इज सिल्डेनाफिल। जो सिल्डेनाफिल है वो PDE5 इनहिबिटर्स है, वो क्या कर देता है? डायरेक्ट PDE5 को इनहिबिट कर देता है, तो इसीलिए ब्लड इरेक्शन ऑफ पेनिस लॉन्ग लास्टिंग रहता है उसके वजह से। दैट इज नॉट अबाउट टाइम, दैट समथिंग डिफरेंट। जो टाइम का मैकेनिज्म है वो SRE के है, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, वो न्यूरल सिस्टम के वजह से है। ये क्या है? आप जो टाइम का बात करें वो टाइम का नहीं है, वो उसमें पेनिस में स्ट्रेंथ रहेगा। स्ट्रेंथ मतलब कि वो उसका अपना साइज में रहेगा, ठीक है। दूसरा मैकेनिज्म है, खत्म हो गया जगह, ऐड करो क्या? खत्म हो गया, अब इतना ही समझो। चलो ऐड कर देते हैं, फिर से एक और ऐड कर देते हैं। अरे समझ लो भाई, इजेक्शन ऑफ स्पर्म, इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म कैसे होगा?
इजाकुलेशन ऑफ स्पर्म, इसमें दो मैकेनिज्म काम करता है। एक है इमिशन, क्या है पहला जो मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं इमिशन, और दूसरा को कहते हैं इजाकुलेशन प्रॉपर। अब तुम जो टाइमिंग का बात कर रहा है उसका रोल यहाँ पे है, हैं? नहीं टाइमिंग का बात कर रहा है वो यहाँ वर्ड है, इजाकुलेशन ऑफ स्पर्म इज ओनली टाइमिंग। किसके ऊपर काम कर रहा है ये? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज T12 एंड L1, ठीक है, T12 एंड L1 नर्व, ठीक है। वो क्या करेगा? सबसे पहले इमिशन करेगा, सीमेन को कहाँ पे लेके आएगा? यूरेथ्रा में। सीमेन कम्स इनटू यूरेथ्रा, ठीक। और लास्ट क्या होगा? यहाँ से सिस्टम इधर गया, इधर से इधर, मतलब कि इजाकुलेशन प्रॉपर, मतलब कि यूरेथ्रा से दिस 2 स्टेप्स। तो अब तुम जो बात कर रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ? इस मैकेनिज्म को बंद कर दो तो टाइमिंग का रोल आएगा। दिस इज SSRE, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, दैट इज। और बताओ फेक्सोफेनाडिन, ऐसा बहुत सारा वैसा है, क्या दिक्कत आने वाला है उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली कभी कभी क्या हो जाता है, चलो क्लास है ऑनलाइन है तब भी बता देते हैं, बहुत सारी यंग एज है, तुमको क्या होगा, तुमको हैबिट होगा ये खाने का भी। ये कहाँ गया? अरे नहीं खाते, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों का हैबिट होता है यहाँ पे सिल्डेनाफिल, दैट इज ओनली वाइग्रा। टेडालाफिल, सिल्डेनाफिल, डोंट डू नॉनसेंस। तो क्या होगा, आप अगर रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा खाते हो तो क्या होगा? ये ब्लॉक हो जाएगा, हो रहा है एक, नहीं यार सुन तो लो बात पूरी। तो ये खाए, एक रिकमेंडेड जो भी तुम्हारा डॉक्टर रिकमेंडेड डोज के अपने मन से खा ली, लेकिन दोस्त बोला कि नहीं 100 mg में नहीं 300 mg खा लो, खा लिए 300 mg, वो तो सब सही रहा, लेकिन इसके बाद क्या होगा? ये तो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। अब क्या होगा? थर्ड स्टेप, मतलब कि ये नहीं होने जाने को है, ये हुआ, ये भी हुआ, लेकिन अब ये नहीं होगा, होगा ही नहीं। हाँ, तुमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं होगा और तुम फेंट कर जाओगे, तुम्हारा एकदम स्थिति खराब हो जाएगा। दैट इज पेनाइल टेंशन। पेनिस का टेंशन को उनको इंसिजन देके ब्लड वहाँ से हटाना पड़ेगा, पेनिस से ब्लड हटाना पड़ेगा, तब उसका पेनाइल टेंशन रिलीज होगा और डिट्यूमिसेंस फेज में आएगा, मतलब रिलैक्सेशन के फेज में आएगा। इसलिए इट इज़ वेरी हार्मफुल टू यूज़ अदर थिंग। उसके अलावा जो बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, किडनी में आना, ये आना, वो अलग है, लेकिन जो तुरंत दिखेगा ना, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगला दिन न्यूज़पेपर में आएगा ये आर्टिकल कि फलाना लड़का ने फलाना किया, तो डॉक्टर ने फिर उनका पेनाइल टेंशन रिलीज किया। लिखोगे क्या बच्चों? कुछ क्या लिखोगे? ये लिख लिए? लिखो, यही बातें तो हैं जो याद आएंगी। ACH, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। क्या था वो
डेट्यूमिसेंस, दैट इज ओनली रिलैक्सेशन, लेकिन उसको डेट्यूमिसेंस कहते हैं। मतलब क्या होगा, अब जो सिस्टम में डायलेशन हो गया था, अब कंस्ट्रिक्शन होगा आर्टरियोल्स और वेन्स का। देखो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट होगा अब। नहीं बचा है, करनी पड़ेगी। ही कम करो, इधर देखो, खुश ऐसा हो रहा है, लग रहा है। आगे देखते हैं, चलो। स्पर्म, ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी को फॉलो करना, लेकिन एक्चुअली में स्पर्म का जो नंबर होता है वो 90 to 120 मिलियन पर ml, और एक इजैकुलेशन में 2 से 2.5 to 5 ml का रिलीज होता है नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स में। 200 से 250 लिखा हुआ है शायद एनसीईआरटी में, 250 मिलियन लिखा हुआ है कुछ एनसीईआरटी। हाँ, तो एनसीईआरटी का डाटा को फॉलो करना है एग्जाम में। एग्जाम के पर्सपेक्टिव, ध्यान आराम, 90 to 120 मिलियन। हाँ, तो मैं क्या बोला, एनसीईआरटी का डाटा फॉलो करना है। सुनो भाई, स्पर्म जो स्पर्म लिख दिया ना, यहाँ उल्टा लिखना था। जो सीमेन होता है, जो सीमेन रहता है वो दो चीज से बना रहता है। एक जो सबसे पहला है वो है स्पर्म, और जो दूसरा है उसको कहते हैं समाइनल फ्लूइड्स। अब इस समाइनल फ्लूइड्स में सारे एसेसरी डक्ट का सिक्रीशन आएगा। एसेसरी डक्ट जितने भी सिक्रीशंस करेंगे वो सब समाइनल फ्लूइड, और मैं सीमेन में से समाइनल फ्लूइड हटा दूं, इधर सुनो ना भाई, समाइनल फ्लूइड, सीमेन में से समाइनल फ्लूइड हटा दूं तो वो स्पर्म हो जाएगा। ठीक है, स्पर्म का नंबर 3 ही है भाई, तुमको 4 कहाँ से ले आया? सॉरी, एसेसरी ग्लैंड, दैट इज एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, स्पर्म क्या करेगा, अपना नंबर बता दिया मैं, 90 to 120 ml पर मिलियन पर ml। ठीक है, और कितना जाएगा एक बार में, 2.5 से 5 ml पर इजैकुलेशन। 2.5 से 5 ml। ठीक है, स्पर्म के अंदर होते हैं कैल्शियम चैनल्स जो कि हेल्प करते हैं इसको पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलिसुडा। हाँ, ओवम के ऊपर का कवरिंग होता है। इस पर क्या होगा, नहीं तो सारे स्पर्म, एक बार स्पर्म गया उसके अंदर एक्सोसोमल कैप के अंदर कैल्शियम है, वो जोना पेलिसुडा को पेनिट्रेट किया, फिर एक बाहर से लेयर बना देता है, कोई और स्पर्म अंदर ना आ जाए।
ठीक है। अब सेमाइनल फ्लूइड, इसमें होता है फ्रुक्टोज, ठीक है, इट इज़ अ ग्लूकोज का फॉर्म है। विटामिन सी होता है, एंटीबायोटिक होता है, हाँ? सेमाइनल फ्लूइड्स में ये सीमेन में जो रहता है उसमें क्या होता है, फ्रुक्टोज है, विटामिन सी है, एंटी फिब्रिनोलाइसिन है, फिब्रिनोजेन है, और भी बहुत सारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स मतलब फीवर कम करने का कहानी। हाँ, सीमेन के अंदर, स्पर्म के अंदर ये सब रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, बहुत एनर्जी लगता है स्पर्म को बनाने में, तब तो बॉडी उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं बनाती है। अगर आप कोई ब्रह्मचर्य का धारण कर ले, टू मच एक्साइटेड, अगर कोई ब्रह्मचर्य का धारण कर ले तो क्या होगा, वो उसका बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ स्पर्म है। ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो ज़िंदगी भर स्टोरेज है। एक स्पर्म का लाइफ है, लाइफ ख़त्म हुआ तो वापस वहाँ से वो बनेगा, स्टोर हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, अगर वो स्पर्म को वेस्ट नहीं कर रहा और ब्रह्मचर्य का धारण कर रहा है तो उसका जो इतना सारा एनर्जी है बॉडी दूसरे मैकेनिज्म में डेवलप कर रहा है। न्यूरल सिस्टम अच्छा डेवलप हो रहा है, हार्ट अच्छा डेवलप हो रहा है, लीवर अच्छा डेवलप हो रहा है, मतलब टू मच ऑफ एनर्जी सेविंग। इसलिए ब्रह्मचर्य जो धारण करता है या फिर ऐसा कोई धारण करता है जो इस मैकेनिज्म को नहीं करता है, उससे क्या होता, वो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा फील करता है। ये जो फ्रुक्टोज है एक्चुअली इसका कहानी है, एक नेचर ऐसा बनाया है। फ्रुक्टोज जो है सिर्फ और सिर्फ स्पर्म में पाया जाता है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करो, वाजाइना में नहीं पाया जाता है। इसलिए जब रेप टेस्ट होता है तो ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, अगर उसके वाजाइना में फ्रुक्टोज मिला तो समझ जाता है कि हाँ वो रेप का केस है। लेकिन ये सही नहीं है कि अगर कोई रेप नहीं है तो भी अगर कोई इंटीमेट हुआ है तो भी तो उसके अंदर फ्रुक्टोज मिलेगा, तो भी एलिगेंसी लगा सकता है। बहुत सारा तो कोर्ट नहीं किया सर, क्या क्या इनफ है। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन मात्र 20% है, सेमाइनल वेसिकल्स का सिक्रेशन 60 से 65% है। कुछ छूट गया क्या दोस्तों? अरे यही तो, चलो ये देख लो, ये डायग्राम एनसीईआरटी वाला, ठीक है। जितना कुछ बताया हूँ सब एनसीईआरटी में दिया रहता है, लेकिन क्या है, स्कैटर्ड है, कहीं भी एक जगह में नहीं दिया हुआ है। कहानी कुछ से कुछ घुमा, या डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है कि कैसे जा रहा है। देखो, वासा रेक्टा मतलब रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस से ये कॉर्डल, कॉर्डल से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीएटस और बाहर आना, तो सब दिया हुआ है, लेकिन डायग्राम के फॉर्म में दिया है। और क्वेश्चन बन जाएगा तो तुम कुछ बोल नहीं सकते, बोलोगे है, ठीक है। ये देखो मैं क्या बताया था, लूप होके आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये क्या है, ये जो स्पर्मासाइटिकल कॉर्ड है, ठीक है, और देखो ये कॉर्ड भी दिया हुआ है। अब ये बता रहा है यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये सेमाइनल वेसिकल का सिक्रेशन यहाँ पे एम्पुला है, बाहर आ रहा है, और इधर से प्रोस्टेट दिया हुआ है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड मैं वहाँ नहीं लिखा था तो चलो यहाँ लिख देता। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड म्यूकस सीक्रेट करता है, हाँ, लुब्रिकेशन ऑफ ग्लांस पेनिस, ताकि इंसेमिनेशन अच्छे से हो। लुब्रिकेशन ऑफ ग्लांस पेनिस क्यों, इसलिए नहीं बताएं भाई कि तुमको कोई सुविधा हो, इससे इंसेमिनेशन की सुविधा हो। इंसेमिनेशन मतलब जब आप इंटीमेट हो रहे हो तो प्रॉपर स्पर्म उसके वाजाइना के डेप्थ पे पहुंचे, इसीलिए दैट इज इंसेमिनेशन। फ्रिक्शन रहेगा, हार्ड सरफेस रहेगा, तो लुब्रिकेटेड सरफेस नहीं होगा तो वो पेनफुल हो जाएगा। ठीक, चलो स्टडी हार्ड, मिलते हैं। ठीक है, चलो इसका पीएच लिख दें क्या, 7.4।
प्रोस्टेट ग्लैंड का जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन पूरा का पीएच नॉन न्यूट्रल रहता है, इसीलिए क्योंकि बाकी जो है बाकी सीक्रेट
ये